आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वाइट ओक कैपिटल एएमसी के सीईओ आशीष सोमैया मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इस बाज़ार में उनकी क्या रणनीति है। आशीष जी, गुड मॉर्निंग। मार्केट में क्लियरली एक चीज़ तो विजिबल है, अब मार्केट ने गिरना बंद कर दिया और लोअर लेवल से तो खैर हमने 2000 पॉइंट की रिकवरी भी देखी है और हर गिरावट में बाइंग आ रही है। क्या हम अब इस युद्ध को पूरी तरीके से पचा चुके हैं, आगे बढ़ने के तैयार हैं, या ये रिस्क फैक्टर अभी भी रहेगा? अनुज जी, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े और टाइम ये अनसर्टेनिटी रहेगी, क्योंकि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज कभी ओपन हो रहा है, कभी क्लोज हो रहा है, या कॉन्ट्राडिक्टरी जो न्यूज़ आ रही है, कभी एक तरीके से कोई कॉम्प्रोमाइज के ऊपर बढ़ रहे हैं, फिर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स भी आ रही है। तो आई थिंक, और ऑयल प्राइस वॉलेटिलिटी ऑब्वियसली बरकरार है, तो आई थिंक थोड़ा और समय हम लोगों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा ये किस तरीके से शेप अप होता है। एक बात ज़रूर सामने निकल के आई है कि भाई जो ये जो वॉर है, इसकी इकोनॉमिक फॉल आउट और पॉलिटिकल फॉल आउट, इसका डर शायद जो भी लीडर्स हैं, द लीडर्स इन क्वेश्चन, वो लोग इसके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फॉल आउट को लेकर के कॉन्शियस हैं। तो एक तरीके से ये दिखता है कि भाई बहुत ज़्यादा एस्केलेशन या बहुत ज़्यादा नेगेटिव शायद ना हो, लेकिन फिर भी क्या ये मामला पूरा हमारे पीछे है अभी, और क्या हम आगे निकल आए हैं, ये शायद बोलना अभी मुश्किल है। तो इस तरीके से वॉलेटिलिटी बरकरार रहेगी, और फिर अगर इसमें से जैसे निकलते हैं तो डेफिनेटली आपको यूएस मार्केट, यूएस इकोनॉमी, इसके भी काफ़ी तरह तरह के, मतलब स्टॉक मार्केट कुछ और दर्शा रहा है, लेकिन इकोनॉमिक डेटा और दूसरी चीज़ें कुछ और पॉइंट आउट कर रही है। तो आई थिंक थोड़े समय के लिए वॉलेटिलिटी रहेगी, मुझे ऐसा लगता है। ओके, थोड़े समय के लिए वॉलेटिलिटी रहेगी। तो इस समय आपकी पोर्टफोलियो अप्रोच क्या है? क्योंकि अब अर्निंग सीजन भी शुरू हो गया है। कैपिटल मार्केट स्पेस में हमने देखा मैसिव आउट परफॉर्मेंस आई, नंबर्स अच्छे आए। इस समय आप पोर्टफोलियो अप्रोच क्या रखेंगे स्टॉक मार्केट्स में? अनुज जी, हम लोगों के लिए अगर आप एक्चुअली, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस भी होता है, रिलेटिव परफॉर्मेंस भी होता है। मैं जानता हूं कि निवेशक हमेशा ज़्यादा समय में ज़्यादातर एब्सोल्यूट रिटर्न देखते हैं, भाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट उनका कितना रिटर्न बना और कौन से फंड ने कितना रिटर्न दिया। लेकिन ऑब्वियसली हम लोग मार्केट कंडीशंस को लेकर के हमेशा सचेत रहते हैं, और हम लोग रिलेटिव रिटर्न्स देखते हैं, भाई इंडेक्स के मुकाबले, क्योंकि हर फंड का एक इंडेक्स है, तो इंडेक्स के मुकाबले किस तरीके से फंड को पोजीशन किया जाए, और इंडेक्स के मुकाबले किस तरीके से आउट परफॉर्मेंस जनरेट किया जाए। तो जहां तक आउट परफॉर्मेंस का सवाल है, एक्चुअली पिछला 1-1.5 साल हमारे लिए अच्छा रहा है, और ये इस तरीके का जो माहौल है, ये आउट परफॉर्मेंस के लिए थोड़ा बेटर रहता है, क्योंकि स्टॉक पिकिंग से आउट परफॉर्मेंस आती है। अगर आप 2023-2024 की शुरुआती दौर का माहौल देखें, तो स्टॉक सिलेक्शन का असर कम हो जाता है, आप कौन से सेक्टर में और कौन से फैक्टर्स में बैक कर रहे हैं, उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस आती है। तो ये समय हमारे लिए बढ़िया है, क्योंकि बॉटम अप स्टॉक पिकिंग से ज़्यादा काम होता है। हर एक सेक्टर के अंदर कुछ कंपनियां अच्छी कर रही होती है, कुछ नहीं भी अच्छी कर रही होती है। तो अप्रोच ये है कि भाई इंडेक्स से रिलेटिव किस तरीके से आउट परफॉर्मेंस निकाला जाए। तो अगर आप हमारा पोर्टफोलियो और BSE 500 का इंडेक्स देखते हैं, तो सेक्टर्स और फैक्टर्स पे कोई बहुत ज्यादा भारी डिफरेंस नहीं है, लेकिन स्टॉक पिकिंग जो है हर सेक्टर के अंदर, वो इंडेक्स से बिल्कुल हटके है। मतलब पोर्टफोलियो 60% एक्टिव है, लेकिन सेक्टर्स वगैरह को लेकर के कोई बहुत ज्यादा इम्बैलेंस नहीं करते हैं पोर्टफोलियो। ओके, ठीक है। सेक्टोरियल बैलेंसिंग आपकी उसी प्रकार की है। अच्छा आशीष जी, नमस्कार पहले मेरी तरफ से। मैं ये प्रश्न पूछूंगा, अगर आप बाजार को इस वक्त रीड करें, प्राइस परफॉर्मेंस को देखें और स्टॉक्स के मूवमेंट को देखें, तो बाजार ने एक होता है ना, गियर शिफ्ट कर लिया है अपना, अलाइनमेंट है ना, मौजूदा सर्कमस्टेंसेस के अनुसार। अगर क्रूड वरीज, चिंताएं, सर्कमस्टेंसेस खराब ही रहे, तो लेट्स फोकस ऑन पावर, है ना, आप कोल पे फोकस कीजिए। ये स्टॉक्स के बिहेवियर को देख के नजर आ रहा है। लुक एट NTPC, टाटा पावर, टोरेंट पावर। आप लोगों ने किस प्रकार से शिफ्ट किया है क्रूड को देखते हुए अपने आप को, अपने पोर्टफोलियो को? तो वीरेंद्र जी, यही मैं कह रहा था कि देखिए, अगर आप एक साल पहले किसी को बोलते हैं कि क्रूड 100 के बहुत ऊपर चला जाएगा, तो शायद वो प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, और शायद वो उस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं देते, ज्यादा मानते भी नहीं। तो हम लोग का ऐसा मानना है कि भाई ये जो मैक्रोज जो है, इसको आप एडवांस में फोरकास्ट नहीं कर सकते। इसलिए मैंने बताया कि ऑलरेडी फर्ज कीजिए कि भाई मैक्रो इवेंट्स जो है वो तो हमको बोल करके चेंज होने नहीं वाले,
तो जब इस तरीके का इवेंट होता है ना, तो इवेंट होने के बाद लोगों को नजर आता है कि अरे अपने पोर्टफोलियो में एनर्जी तो अंडरवेट था, अपने पोर्टफोलियो में एनर्जी था नहीं, और फिर वो उसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं। हम लोग की फंक्शनिंग उस तरीके से नहीं है। हम लोग पहले से ही ये ध्यान में रखते हैं हमेशा कि भाई BSE 500 का कंपोजिशन क्या है। अल्टीमेटली हमको BSE 500 को बीट करना है, तो उसका कंपोजिशन क्या है, उसमें ऑयल, एनर्जी, पावर, इन सब सेक्टर्स का कितना वेटेज है। उसके मुकाबले जैसे फिलहाल आपका सवाल में जो है कि भाई फिलहाल हम उसको अंडर ओवरवेट कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई तेल का दाम $60 था तब हम उसमें जीरो वेटेज पे थे, तब शायद हम अंडरवेट थे। अभी शायद हम लोगों का वेटेज इंडेक्स के साथ या इंडेक्स से थोड़ा ओवरवेट किया होगा, हम लोगों ने किया है हम लोगों ने इस तरीके से। तो क्या है कि भाई इंडेक्स से बिल्कुल विपरीत स्ट्रैटेजी नहीं बनाते हैं, स्टॉक पिकिंग जरूर ध्यान देते हैं इस पे। तो सीधा सीधा बात यह है कि भाई फिलहाल पिछले 6 से 9 महीने में पहले भी हम लोग इंडेक्स पे आसपास का वेट था, अब एक्चुअली इंडेक्स के ओवरवेट पोजीशंस दिखेंगी आपको। ओके, अच्छा आशीष जी, कमोडिटीज़ में आप क्या कर रहे हैं इस वक्त, एंड स्पेशली मेटल्स, जिसने इस पूरे फेज को अगर आप देखें बहुत शानदार तरीके से अपनी प्राइस परफॉर्मेंस को कायम रखा, मोस्ट ऑफ द मेटल्स ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई, मेटल्स पे आपका टेक क्या है? सो मेटल्स ऑल्सो अगर आप देखें, स्टील है, या सी टू थिंग्स आर देयर। एक तो ऑब्वियसली हम लोग एसेट एलोकेशन प्रोडक्ट्स चलाते हैं, उसमें तो जहाँ तक प्रेशियस मेटल्स वगैरह वो सारे एक्सपोजर्स हैं। गोल्ड है, सिल्वर है। सिल्वर आमतौर पे आर्बिट्राज ट्रेड ज्यादा रहता है क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, तो लॉन्ग पोजीशन में कभी कभी मार भी लगता है। तो जहाँ पे वॉलेटिलिटी कम रखनी है वहां पे गोल्ड और सिल्वर है, और उसको सिल्वर को ज्यादातर हमने आर्बिट्राज किया हुआ है। अगर आप इक्विटी फंड्स की बात करें तो ऑब्वियसली जैसा मैंने बताया, क्योंकि ये मेटल्स है, क्रूड है, एनर्जी है, जो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको जवाब दिया, इसको एडवांस में सी देखिए क्या है कि जब हम बॉटम अप स्टॉक पिकिंग करते हैं ना, तो कंपनियों का एनालिसिस होता है, वॉल्यूम क्या है, मार्जिन क्या है। लेकिन जब आप मेटल्स की बात करते हैं तो केवल मैक्रो का एनालिसिस हो सकता है। स्पेसिफिक कंपनीज तो इन टैंडेम मूव करती हैं, अगर वो मेटल चलेगा तो सारी चलेगी, नहीं चलेगा तो कोई नहीं चलेगा। तो जो सेक्टर्स मैक्रो पे अवलंबित होते हैं उसमें हम लोग इंडेक्स के प्लस माइनस वेटेज बरकरार रखना पसंद करते हैं, क्योंकि इसको एडवांस में आप फोरकास्ट नहीं कर सकते हैं, और बॉटम अप एनालिसिस में मेटल्स का मूवमेंट पिक नहीं हो पाता है। सो इसीलिए मैंने बताया कि जो मैक्रो ड्रिवन सेक्टर्स हैं, जैसे आपने पहले एनर्जी बताया या अभी आप मेटल्स बता रहे हैं, तो इसमें नॉर्मली स्पीकिंग हम लोगों की स्ट्रैटेजी रिस्क मैनेजमेंट की होती है। हम लोग ये देखते हैं कि भाई इंडेक्स में इसका किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन है, और फिर उसके प्लस माइनस में वेटेज को एक्सप्रेस किया जाता है। ओके, अब मैंने पासिंग में आपको बोला था कि कैपिटल मार्केट थीम शानदार चली है, आपके फंड में है क्या ये स्टॉक्स? एंजल वन के नंबर्स आए, काफ़ी शानदार लगे मार्केट को, एक्सचेंज स्टॉक्स में शानदार मूव्स आए हैं, यहाँ पर आपके प्रेफरेंसेस क्या होंगे? तो अनुज जी, अक्रॉस द बोर्ड अगर आप देखें, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, स्टॉक ब्रोकिंग, जैसे हमारे रजिस्ट्रार्स हैं, डिपॉजिटरीज हैं, सो इसमें अगर आप ओवरऑल देखेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, तो ऐसा लगेगा भाई 30% वेट है, जो काफी कॉमन है। लेकिन कंपोजिशन अगर आप देखें तो लेंडिंग वर्सेस नॉन लेंडिंग, और नॉन लेंडिंग में ये जो सारी आता है कैपिटल मार्केट्स, उसमें काफी पॉजिटिव व्यू, और ये सिग्निफिकेंटली पोर्टफोलियोज में भी ओवरवेट है। और हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया कि भाई जैसे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, इनके फ्लोज है, SIPs का ट्रेंड है, तो आने वाले महीने 2 महीने हम लोगों को इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा क्लोजली। बट हमारा ऐसा मानना है कि ये जो है ये एक सेक्युलर हैबिट फॉर्मिंग चीज हो गई है, सेक्युलर चीज हो गई है, बिकॉज इन द बैकग्राउंड आपने देखा है भाई पिछले काफी समय में इंटरेस्ट रेट्स है, फिक्स्ड इनकम है, फिक्स्ड इनकम की टैक्सेबिलिटी है, तो जो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स है वो अट्रैक्टिव नहीं है। और इसकी वजह से आई थिंक कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेशन न केवल बरकरार है, इनफैक्ट ग्रो हो रहा है। और हमने एक लास्ट चीज ये नोटिस की है कि भाई देखिए 6 करोड़ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है, 12 से 13 करोड़ यूनिक स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टर है। अब इसमें ना ऐसा हो गया कि भाई कम से कम 1 से 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने काफी साइकिल्स देख ली है, तो एक तरीके से आपको इसकी वजह से स्टेबिलिटी और मैच्योरिटी भी देखने को मिलती है। ओके, पॉसिबली आखिरी सवाल आपसे, आईटी में क्या व्यू बन रहा है आप, क्योंकि नंबर्स तो क्लियर अभी भी वीक हैं, लेकिन प्राइस एक्शन उतना बेरिश रहा नहीं है अब पिछले कुछ समय से, यहाँ पर क्या व्यू लेंगे आप? तो उसमें अनुज जी मेरा कोई चेंज नहीं हुआ है व्यू, इनफैक्ट शायद पहले गलत हो गया था या बहुत एडवांस में बोल दिया था कि भाई कॉन्ट्रा व्यू है।
तो दिसंबर के बाद तो खराब रहा परफॉर्मेंस, लेकिन अभी अगर आप देखें तो मार्च के महीने में फॉलिंग मार्केट में ये हमने अक्सर देखा है कि भाई जब फॉलिंग मार्केट में जो सबसे कम गिरता है, आने वाले अगर कहीं इंप्रूवमेंट दिखता है तो उसमें फिर आगे जाकर के आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। तो ज़रूर जो आपने बताया प्राइस एक्शन है या एक्चुअल स्टॉक्स का बिहेवियर है मार्केट में, उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है। और जैसा पहले भी 2-3 बार चर्चा हो चुकी है, मुझे ऐसा लगता है कि आईटी एआई ट्रांसफॉर्मेशन, एआई एनेबलमेंट, ये सब चीज़ों में आईटी कंपनीज का अल्टीमेटली रोल उभर के आएगा। और दूसरी बात ये भी है कि फॉलिंग मार्केट में जो स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिला है, इसकी वजह से आगे इसका आउट परफॉर्मेंस बरकरार रह सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑल द बेस्ट आपको एंड थैंक्स फॉर योर व्यूज़। आगे बढ़